देखिए फ्रेंड्स, बिना लक्ष्य का जीवन नदी में बहती हुई एक ऐसी नाव की तरह होता है जो पता नहीं किनारे लगेगी या नहीं लगेगी। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य जरूर रखिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी एनर्जी लगा दीजिए। जीवन भी सार्थक हो जाएगा, आपको जीवन जीने का लक्ष्य भी मिल जाएगा और फिर तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ आपके ख्वाब हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 1 मई। आज से एक नया संकल्प और कोशिश करिए कि ये जो पूरा मई है, इस 30 दिनों में आप अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइम देंगे वो आप स्टडी को देंगे। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं अब आज के डेली एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कौन सा संस्करण हरियाणा में आयोजित होगा? तो देखो फ्रेंड्स, वैसे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो होते हैं ये जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, लेकिन अभी इसका जो आयोजन है ये जून में होने वाला है। कोविड की वजह से बहुत कुछ बदला है, तो इसमें भी बदलाव हो ही गया है। तो ये इसका कौन सा एडिशन होगा? आपको याद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में स्टार्ट हुई थी, मतलब ये इसका चौथा संस्करण होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जी हाँ, फोर्थ। और ये जो चौथा संस्करण है इसको आयोजित कौन कर रहा है? हरियाणा इसको आयोजित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हरियाणा खेलो इंडिया 2022 के चौथे सीजन का मेजबान होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत युवा छात्रों को विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेने और उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ किया गया था। और अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी छात्र पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसकी उम्र अगर 17 साल से कम है और वो छात्र है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आवेदन कर देना है, आपको मौका ज़रूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी पुस्तक अमित शाह अनि भजापची वच्चल का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया गया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह किताब अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक का एक मराठी संस्करण है और इस पुस्तक को ब्लूम्सबरी इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। मूल रूप में ये जो किताब थी इसका नाम था डॉक्टर अनिर्बान और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा इस किताब को लिखा गया था मूल रूप में, और इसका नाम क्या था? अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। और इसका जो मराठी में अनुवाद किया गया वो डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने किया है। ठीक है, तो मराठी में अनुवाद किया गया है डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर के द्वारा। मूल रूप से किताब लिखी गई थी डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा, और इसका विमोचन किया गया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। हाल ही में प्रचलन में आया है एक शब्द, इसको कहते हैं पेंसिल की। तो बताओ कि पेंसिल की से क्या मतलब है? पेंसिल की कहते किसे हैं? ऑल इन वन प्रीपेड कार्ड है, या एजुकेशनल किट है बच्चों के लिए, मेडिकल किट है, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि पेंसिल का एक आधुनिक रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑल इन वन प्रीपेड कार्ड है पेंसिल की। इसका रूप देखिए, ये बिल्कुल एक आप देख रहे हैं कि ये चाबी के बिल्कुल छल्ले की तरह है और इस पर जो है रुपए का लोगो भी लगा हुआ है। तो इसे रुपए ने लॉन्च किया है, यानी कि रुपए जो है इस पेंसिल की के ट्रांजैक्शन में आपकी मदद करेगा। तो पूरी बात को ध्यान से सुनिए। पेंसिल की या पेंसिल कार्ड से जुड़ा हुआ है जो एक ऑल इन वन प्रीपेड कार्ड, मेट्रो कार्ड और बस कार्ड है। तो पेंसिल की एनसीएमसी के लाभों से लैस है, जो वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन और गोवा की बसों में भी काम करती है। इसे पुणे, चेन्नई और मुंबई में मेट्रो यात्रा के साथ साथ मुंबई में बेस्ट बसों में भी स्वीकार किया जाता है। पेंसिल्टन के अनुसार वर्चुअल पेंसिल जो पेंसिल कार्ड है वो मुफ्त में आता है। तो पेंसिल्टन एक किशोर केंद्रित फिनटेक स्टार्टअप है। इसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनसीएमसी और ट्रांसकॉर्प के साथ साझेदारी में पेंसिल की को लॉन्च किया है। उपयोगकर्ता अपनी पेंसिल की को पेंसिल्टन ऐप के माध्यम से सक्रिय और प्रबंधित
कर सकते हैं, जिसका उपयोग पैसे को लोड करने, खर्चों को चेक करने, खाते को ब्लॉक या अनब्लॉक करने, लिमिट या सीमा निर्धारित आदि करने के लिए किया जाता है। तो बेसिक रूप से यह एक कार्ड है जो कि आप अपनी जेब में रख सकते हैं। इसमें आप अपनी लिमिट भी तय कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐप आपके मोबाइल में होगा और उसी के द्वारा आप इसमें जो है कितना पैसा रहेगा इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे आप जब यात्रा करेंगे तो बसों में और अभी कुछ मेट्रोज़ में इसका इस्तेमाल करके आप अपनी टिकट का भुगतान भी कर सकते हैं। इसमें रुपए जो है सहयोग दे रहा है। तो याद रखना कि पेंसिल की क्या है, एक ऑल इन वन प्रीपेड कार्ड है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कार्ड आपकी जेब में भी पहुंच जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द VCCI। ये किताब आई है। हालांकि ये किताब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समय पहले भी इस किताब को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन तब ये चर्चा मैंने तब करी थी आपसे जब इस किताब को लिखने के बारे में प्लानिंग हुई थी, यानी कि इसकी चर्चा हुई थी। तो अब ये किताब मार्केट में आ गई है। प्रश्न वही है कि ये किताब लिखी किसने है। तो सही आंसर इसका विनोद राय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, विनोद राय। तो फ्रेंड्स, विनोद राय कौन है? विनोद राय ये हमारे एक्स CAG हैं और ये जो किताब है इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति यानी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स COA के अध्यक्ष के रूप में विनोद राय के 33 महीने के कार्यकाल को दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, विनोद राय पद्म विभूषण विजेता भी हैं, भारत के ग्रामीण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं और 2016 में विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के पहले अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो याद रखना, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द VCCI नामक किताब विनोद राय ने लिखी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड्स अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो फ्रेंड्स, ये जो जिला है ये है सांबा, जो कि कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार हैं, जिनमें 3,04,510 लोग ABPMJAY सेहत गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। तो ABPMJAY सेहत योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले लोगों को पूरे भारत में सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाती है। तो सांबा जिले को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर के बारे में, तो जो नया जम्मू और कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह अस्तित्व में कब आया था? 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मनोज सिन्हा जो हैं वो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये भी याद रखना। तो हाल ही में किसे फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ब्रूस डी ब्रोइज। और यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में मनोज सोनी जी का नाम है, ये अभी हाल ही में UPSC के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद G अशोक कुमार का भी नाम आ रहा है, तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं G अशोक कुमार, ये भी याद रखना। और मिरनमित मुखर्जी, इन्हीं का स्थान लिया गया है ब्रूस डी ब्रोइज के द्वारा। तो चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्रोइज ने सितंबर 2021 में अंतरिम CEO के रूप में कार्य करने वाले मिरनमित मुखर्जी से पदभार ग्रहण किया है। वह 5 वर्षों से अधिक समय तक हांगकांग में स्थित जनरली एशिया के वितरण के क्षेत्रीय प्रमुख थे। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में L&T ने लार्सन एंड टुब्रो ने किस संस्थान के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, L&T has signed an agreement
with which institute for joint research and development in green hydrogen value chain। तो ये जो संस्थान है ये है आईआईटी बॉम्बे, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, लार्सन एंड टुब्रो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों संस्थान इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकसित करते हुए भारत में हरित हाइड्रोजन उद्योग के विकास में योगदान देंगे। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कार्बन का नामो निशान नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो बनने का वो 2070 है, ये भी याद रखना आप। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ और एमडी कौन है? एसएन सुब्रमण्यम। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन बी, विजय सांपला जी। तो देखिए फ्रेंड्स, विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने फगवाड़ा से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सांपला ने आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। इसका गठन हुआ था 19 फरवरी 2004 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को भी संदर्भित किया गया है। याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की समाप्ति का भी प्रावधान किया गया है। साल 2004 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग आयोग में बदल दिया गया है। इसके पहले दोनों आयोग एक ही तरह से काम करते थे, लेकिन 2004 में अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और जापान के राजनयिक संबंध के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो फ्रेंड्स, भारत और जापान के राजनयिक संबंध के अभी हाल ही में 70 वर्ष पूरे हुए, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भारत और नीदरलैंड ने राजनयिक जो संबंध है भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यात्रा की थी नीदरलैंड की और वहाँ पर एक ट्यूलिप पुष्प का नाम मैत्री रखा था। तो ये भी आप याद रखना। और देखिए यहाँ पर आपको एक बात और याद दिला दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान दो देशों की यात्रा एक साथ की थी। फिलहाल भारत और जापान के भी राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। भारत और जापान के राजनयिक संबंध के जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं ये शुरू हुए थे कब? ये शुरू हुए थे देखिए फ्रेंड्स 28 अप्रैल सन 1952 में। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स 28 अप्रैल को भारत जापान राजनयिक संबंध के 70 साल पूरे हुए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ट्वीट करके दोनों देशों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत जापान राजनयिक संबंध कब शुरू हुए थे? 28 अप्रैल 1952 में। क्वाड देशों की बैठक 24 मई को टोक्यो में होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। अगर क्वाड देशों के बारे में बात करें तो देखो, जो क्वाड होता है QUAD, इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। क्वाड की अवधारणा की कल्पना की गई थी 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा। और देखो, इसमें जो हिंद प्रशांत महाक्षेत्र है उसमें चीन के दबदबे को और उसके हस्तक्षेप को रोकने के लिए ये जो संगठन है ये बनाया गया था। वास्तविक रूप में क्वाड का जो गठन हुआ ये 2017 में हुआ। फिर आज का ये अंतिम प्रश्न होगा कि भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल के एंटी टैंक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? द इंडियन नेवी हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एंटी टैंक वर्जन ऑफ विच मिसाइल? देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्रह्मोस। ठीक है, तो भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी टैंक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से, स्टील्थ का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा मतलब कि सिस्टम जिसको जो है कोई भी रडार, दुश्मन देश का कोई भी रडार उसे देख न पाए, उसे महसूस न कर पाए। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत के DRDO और रूस के NPOM ने मिलकर विकसित किया है और इसका नाम जो ब्रह्मोस रखा गया, तो ये जो ब्रह्मोस नाम रखा गया फ्रेंड्स, ये बेसिकली भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि इसे अलग अलग तरीक़ों से, ज़मीन से भी, समुद्र से भी और हवा से भी दागा जा सकता है। यह दागो और भूल जाओ सिस्टम पर काम करता है, यानी कि इसको आपको बाद में कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने टारगेट को सेट कर लिया, इसके बाद टेस्ट फायर कर दिया, बस बात ख़त्म। ये अपने दुश्मन को नष्ट जरूर करेगा और इसकी गति काफ़ी तेज़ है। ये ध्वनि की गति से 3 गुना तेज़ गति से उड़ सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए, मैंने कल आपसे एक प्रश्न किया था, उसको भी करेंगे आज डिस्कस, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भारत ने रूस से अब तक कौन कौन से रक्षा संबंधी उपकरण खरीदे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, भारत ने रूस से 6 AIP पावर्ड पनडुब्बियाँ खरीदी हैं, फ्रिगेट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर खरीदे हैं, एक विमान वाहक पोत भी खरीदा है, सुखोई और मिग जेट जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनको भी खरीदा है, और अभी हाल ही में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को भी हमने रूस से ही खरीदा हुआ है। फिर देखिए, कल का प्रश्न था कि रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नीना गुप्ता। आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे। और अब फ्रेंड्स, आपके लिए आज का प्रश्न है, बताइए कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसको UNWTA भी लिख सकते हैं आप, UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा देश पीछे हट गया है। तो इस प्रश्न को मैंने कल के वीडियो में किया था डिस्कस। अगर आपने कल का करंट अफेयर वॉच किया है तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तब प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम अपने 2 दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। याद रखिए कि रोज़ सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो 5 बजे अपना वीडियो जरूर वॉच किया करें। थैंक यू सो मच।